मैं दीपक सिंह नमो गुरुवाणी एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आइए हम पॉलिटी पर बात करते हैं। पॉलिटी जो कि राज्य व्यवस्था हम जिसे कहते हैं, भारतीय संविधान जिसे कहते हैं। तो आइए मैं आपके साथ पॉलिटी के विषय पर बात करूंगा। और मेरा जो सब्जेक्ट रहेगा, जिस तरीके से आपको पटवार परीक्षा के लिए प्रमुख रूप से मैं इसमें पढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगा। और पॉलिटी जो सब्जेक्ट है जिससे हमें एग्जाम में जितने भी सवाल आते हैं जो हमसे नहीं बन पा रहे हैं या ऐसी कोशिश जो हमसे नहीं हो पाती है, आप मेरे साथ जुड़िए और मैं आपकी प्रत्येक समस्या को बिल्कुल बेसिक से लेकर के एकदम सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो आइए सबसे पहले हम समय को बिल्कुल यूज करते हुए एकदम और हम पढ़ते हैं भारतीय संविधान या भारतीय राज्य व्यवस्था और शुरू करते हैं। सिलेबस के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं कि हमें किस किस एरिया से हमें पढ़ना होगा और क्या क्या फ़र्क होता है पॉलिटी के शब्दों में या पॉलिटिक्स जैसे शब्दों में या पॉलिटिकल साइंस जैसे शब्दों में। तो मैं बिल्कुल बेसिक से आपके साथ शुरुआत करता हूं। तो देखिए एकदम शुरू करते हैं हम। आ जाइए, बिल्कुल तैयार हो जाइए, शुरुआत करते हैं। आइए हम शुरुआत करते हैं शब्दों के साथ में। कुछ शब्द पहले समझ लीजिए, फिर उसके बाद में हम आगे बात करते हैं। ओके, तो शुरू करें, बिल्कुल आप शुरू करते हैं हम। आइए, तो सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ शब्दों को रखना चाहता हूं। जैसे हमने देखा कि सर राजनीति हम लोगों ने सुना है, ये राजनीति शब्द हम सुनते हुए आए हैं लगातार। राजनीति शब्द सुना है हमने। उसके बाद में एक शब्द हम सुनते हैं सर, राजनीति विज्ञान। और तीसरा शब्द हमने सुना हुआ है राज्य व्यवस्था। तीनों ही शब्दों का मतलब अलग अलग होता है। जैसे कि हमने देखा राजनीति, राजनीति को हम पॉलिटिक्स कहते हैं। पॉलिटिक्स हमें नहीं पढ़ना है, पहले हम ये क्लियर कर लेते हैं कि हमें पढ़ना क्या है, वास्तव में हमें क्या पढ़ना होगा। तो सबसे पहले हमने देखा राजनीति, हमें राजनीति नहीं पढ़ना है, हमें राजनीति विज्ञान नहीं पढ़ना है, हमें राज्य व्यवस्था पढ़नी है। हमें क्या पढ़ना है? राज्य व्यवस्था, मतलब हमें पॉलिटी पढ़ना है, हमें पॉलिटी पढ़ना है, हमें पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ना है, हमें पॉलिटिक्स नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमें राजनीति नहीं करनी है और विषय पर पीएचडी नहीं करनी है। हमें राज्य व्यवस्था पढ़नी है। और राज्य व्यवस्था कहाँ की? वो हमें भारतीय राज्य व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? भारतीय राज्य व्यवस्था। ना कि हमें चीन की व्यवस्था या जापान की, इस तरह की हमें कोई व्यवस्था नहीं पढ़नी है, हमें पढ़नी है भारतीय राज्य व्यवस्था। अब हम शुरू करते हैं। तीनों शब्दों में हमने फर्क समझ लिया कि कैसी कैसी हमें बांटना है। तो ये दोनों शब्द मैं आपके सामने से हटाता हूं। हमको पढ़ना है भारतीय राज्य व्यवस्था। आइए हम भारतीय राज्य व्यवस्था से कार्य अपना शुरू करते हैं। तो भारतीय राज्य व्यवस्था, सबसे पहले हमें यह समझना होगा किसी भी देश की राज्य व्यवस्था जो होती है, राज्य का मतलब क्या होता है। सबसे पहले शब्दों पर हमें गौर करना होगा। बिल्कुल एकदम बेसिक से हम पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी शब्द जब तक हमें समझ में नहीं आएगा, पॉलिटी के सवाल इसीलिए परीक्षा में नहीं बन पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें शब्दों का अंतराल पता नहीं है। जैसे संघवाद क्या होता है, परिसंघवाद क्या होता है, या फिर हमें लोकतंत्र क्या है, गणतंत्र क्या है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है, इस तरह की जितनी भी चीजें हैं हमें बिल्कुल पता होनी चाहिए। निर्वाचन आयोग क्या है, मानवाधिकार आयोग क्या है, किसी भी तरह का हमें ह्यूमन राइट्स क्या होता है, या संशोधन किस तरीके से किए जाते हैं, अनुच्छेद किस तरीके से, अनुसूचियों में किस तरीके से हमें लागू करना होता है। तो ये सारी चीजें जब तक हमें क्लियर नहीं होंगी, जब तक हमारा राज्य व्यवस्था या पॉलिटी पर कमांड नहीं बन पाएगा। इसीलिए बिल्कुल मैं आपके साथ में एकदम बेसिक से शुरू करना चाहता हूं। तो सबसे पहले राज्य व्यवस्था शब्द को समझिए कि राज्य व्यवस्था, तो सबसे पहले हम समझेंगे राज्य। हम राज्य किसे कहते हैं? हमने सुना है राजस्थान को भी हम राज्य कहते हैं, हम मध्य प्रदेश को भी राज्य कहते हैं, आंध्र प्रदेश को राज्य कहते हैं, असम को राज्य कहते हैं। लेकिन जो पॉलिटिकल साइंस की भाषा है, जिसमें हम पूर्ण रूप से जैसे देखते हैं पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस एक बड़ा विषय, पूरा एक विषय है। उस विषय की एक छोटी सी शाखा है पॉलिटी, जिसे हम राज्य व्यवस्था, मतलब राज्य की व्यवस्थाओं को चलाने की नीतियां, राज्य के प्रशासन को चलाने की नीतियां, अधिकारी कैसे रहेंगे, सरपंच के चुनाव किस तरीके से होंगे, भारतीय चुनाव किस तरह होंगे, राष्ट्रपति किस तरह चुने जाएंगे, या सरकारें किस तरह काम करेगी, या कोई भी कानून किस तरह लागू किया जाएगा, ये सारी चीजें राज्य व्यवस्था के अंतर्गत
आती है। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि राज्य क्या है, हम किसे राज्य कहेंगे, क्योंकि परीक्षा में कई बार सवाल पूछ लिया जाता है कि किसी भी राज्य को राज्य कहने की अवधारणा या उसके मौलिक तत्व क्या होते हैं। तो सबसे पहले सबसे बेसिक प्रश्न जहां से हम शुरू करेंगे वो है हमारा राज्य। अब राज्य के बारे में सबसे पहले हम समझते हैं कि राज्य किसे कहते हैं। अब किसी भी, जब आप कहीं भी पढ़ेंगे तो भारत को एक राज्य कहा जाता है। जैसे हमने कहा हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, क्या लिखा हमने, लोकतांत्रिक गणराज्य, मतलब उस शब्द में राज्य आया, भारत के साथ में राज्य जुड़ा हुआ है। इसी तरह तो सबसे पहले हम राज्य को समझने की कोशिश करते हैं। राज्य क्या है, राज्य का मतलब होता है पॉलिटिकल, किसकी भाषा में, पॉलिटिकल साइंस की भाषा में राज्य किसे कहते हैं ये समझिए। सबसे पहले दोस्तों राज्य, एक राज्य के पास में सबसे पहले होना चाहिए क्षेत्रफल। क्या होना चाहिए, क्षेत्रफल। भाई किसी भी राज्य को राज्य बनाने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, आप कोई भी संस्था बनाते हैं या कोई भी संस्था बनाएंगे, समुदाय बनाएंगे, सबसे पहले हमारे पास रहने के लिए क्या चाहिए, एक जगह चाहिए। और उस जगह पर रहने के लिए दूसरा तत्व हमारे पास होना चाहिए लोग, या जिसे हम आधुनिक भाषा में जनसंख्या कहते हैं। हम उसे क्या कहते हैं, जनसंख्या कहते हैं। भाई क्षेत्रफल हो गया, उस पर रहने के लिए जनसंख्या हो गई। तीसरी बात, उसको गवर्न करने के लिए एक सरकार होनी चाहिए। सरकार कह लीजिए, कोई समिति कह लीजिए, या किसी भी तरीके का कोई भी एक मॉड्यूल जो कि उन लोगों को चलाएगा। क्षेत्रफल पर कैसे हम काम करेंगे या ज्योग्राफिकल हमारे इंडिकेशन सारी फिक्स होनी चाहिए। तो उसके बाद में सरकार हो गया। और चौथा जो तत्व सबसे इंपॉर्टेंट एक राज्य कहलाने के लिए होता है वो है संप्रभु, जिसे हम संप्रभुता कहते हैं या सॉवरेंटी कहते हैं। सॉवरेंटी भी उस शब्द का इंग्लिश में है और आप इसे संप्रभुता कहेंगे। अब तीनों चीजें, चारों चीजें आपके पास में हो गई। पहली चीज आपके पास में होनी चाहिए क्षेत्रफल। अब इसी तरह आप थोड़ा सा 1 मिनट इस स्लाइड को समझने की कोशिश कीजिए। जरा हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हमारे पास में, सबसे पहले हमारे पास में पूरा एक ज्योग्राफिकल इंडेक्स बना दिया मैंने आपके सामने। ये भारत का नक्शा है, हम लोग सभी जानते हैं। तो हमारे पास में एक पूर्णतः हमारे पास एक क्षेत्रफल है, कितना है वो ज्योग्राफिकल 32 पॉइंट समथिंग हमारे पास जितना भी है वो हमारे पास में क्षेत्रफल है देश का। उसके बाद हमारे पास में हम जानते हैं 1.32 करोड़ के लगभग हमारे पास जनसंख्या है। और इसके बाद में हमारे पूरे देश में एक सरकार चलती है जो संसदीय स्वरूप कहलाता है हमारे। वो सारी चीजें हम अब एकदम क्लियर करेंगे कि किस तरीके से होता है। और दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट तत्व है वो है संप्रभुता। तो ये चीज हमारे पास क्लियर हुई कि एक राज्य कहलाने के लिए भारत के पास एक क्षेत्रफल है, बिल्कुल क्लियर हुआ, हमारे पास क्षेत्रफल है। दूसरी बात हमारे पास जनसंख्या है। तीसरा, हमारी जनसंख्या या हमारे समुदायों को या हमारे समाज को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक सरकार है। और सरकार के पास सबसे प्रमुख चीज है संप्रभुता। अब इन शब्दों का जरा अंतर समझ लीजिए कि अंतर क्या होता है। क्षेत्रफल आप समझते ही हैं कि किसी भी ज्योग्राफिकल, बिल्कुल भौगोलिक रूप से हमारे पास एक निश्चित सीमाएं हैं, सारी चीजें हमारे पास है। जनसंख्या उस पर निवास करती है, हम लोग रहते हैं। और तीसरी, हम सरकार जो कि मूर्त रूप से हम देखते हैं, जैसे राजस्थान सरकार है, मध्य प्रदेश सरकार है, भारतीय सरकार है, जितनी भी सरकारें हमारे देश में चल रही है वो राज्य का एक स्वरूप हमें प्रदान करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो शब्द है वो है संप्रभुता। संप्रभुता को जरा समझने की कोशिश कीजिए कि संप्रभुता क्या है। हमने लिखा संप्रभुता, जब नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को जो उद्देश्य प्रस्ताव भारतीय संविधान सभा में रखा था, उद्देश्य प्रस्ताव जिसमें हमारे देश के आने वाले उद्देश्य रखे गए थे कि हम किस तरीके से देश में काम करेंगे, हमारे देश का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो उसमें हमने देखा कि भारतीय संविधान को जैसे ही हम खोलते हैं, उस संविधान को खोलते ही सबसे पहले हमें मिलती है प्रेम्बल, जो कि प्रस्तावना के नाम से जानी जाती है। और उस प्रस्तावना में हम कहते हैं हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सबसे पहला शब्द आपके सामने आता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है वही आप संपन्न, संपन्नता का मतलब होता है कि भाई जैसे देखिए संप्रभुता क्या है, संप्रभुता के साथ संपन्नता जोड़ दिया, मतलब उस चीज से आप बिल्कुल तिरोहित हैं, तो वो चीज इसके साथ जुड़ी हुई है। संप्रभुता का सीधा सा मतलब है कि आप अपने आंतरिक तथा बाह्य
संप्रभुता का सीधा सा मतलब है, नेहरू जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, भारतीय संविधान स्वतंत्रता जो अधिनियम था उसमें एकदम स्पष्ट कर दिया गया था कि हमारी संविधान सभा में जब हम कानून बनाएंगे या सरकारें बनाएंगे वो वयस्क मताधिकार पर होंगी, किसी भी बाहरी देश का हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं होगा और हम अपनी जो नीतियां बनाएंगे। उसके बाद आप देखते हैं एक छोटा सा उदाहरण, वैसे इतना अभी आपको एक एक चीज बिल्कुल क्लियर कराऊंगा मैं। जैसे गुट निरपेक्षता की नीति जो हमने लागू की थी उस समय जब दुनिया में शीत युद्ध चल रहा था, शीत युद्ध में हमने शामिल ना होकर के हमने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई। तो वो नीति किससे जुड़ी हुई है? वो जुड़ी हुई है संप्रभुता से। किससे जुड़ी हुई है? संप्रभुता से। संप्रभुता का सीधा सा मतलब हो गया कि आप अपने बाहरी तथा आंतरिक जितने भी निर्णय हैं उनको करने के लिए आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, बिल्कुल स्वतंत्र हैं, आप पर कोई दबाव नहीं है। जिस तरह हम देखते हैं कि आज हमने ऐसे बहुत से उदाहरण हमारे सामने आते हैं, जैसे हमने अभी तक परमाणु संधि, हमने सुना होगा परमाणु प्रसार जो संधि है, अभी तक हमने उस पर साइन नहीं किए। ऐसे विश्व के वैश्विक संगठन कई है, जैसे WHO है या यूनिसेफ है, ऐसे कई प्रावधान जो दुनिया में चलते हैं हमने आज तक उन पर साइन नहीं किए। क्यों? क्योंकि हमारे पास संप्रभुता है, हमने हमारे संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है कि हम बिल्कुल स्वप्रभु देश हैं। तो अब हमारे समझ में आया, राज्य के 4 तत्व हैं हमारे पास में। राज्य के कितने तत्व हैं? 4 तत्व हैं। सबसे पहले हमारे पास क्षेत्रफल हो गया, क्षेत्रफल होने के बाद जनसंख्या हो गई, जनसंख्या होने के बाद हमारे पास सरकार है, और सरकार होने के बाद हमारे पास सबसे बड़ी बात है, हमारे पास संप्रभुता। अब आपके सामने ये प्रश्न आएगा कि सर फिर राजस्थान को भी आप राज्य कहते हैं या मध्य प्रदेश को भी राज्य कहते हैं, फिर भारत को राज्य कहते हैं। तो एक सीधी सी बात यह है कि पॉलिटिकल की साइंस की भाषा में हम राज्य की परिभाषा उसी को मानते हैं जिसके पास में ये चारों तत्व हैं। भारत एक संपूर्ण राज्य है, बाकी सब उसके छोटे छोटे प्रांत हैं या राज्य है। बाकी राज्य कहने का जो अलग से मतलब आएगा वो हम बाद में समझेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर हमने कौन सा शासन अपनाया है? हमने संघात्मक शासन अपनाया है। कौन सा शासन? संघात्मक शासन। हमने कौन सा शासन अपनाया? पद्धति कौन सी है हमारी? संघात्मक शासन की पद्धति। इन सभी चीजों पर मैं बाद में आऊंगा। अब सबसे पहले मैं आपके साथ में सिलेबस को थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं। क्यों? क्योंकि सिलेबस को जानना बहुत जरूरी होता है किसी भी एग्जाम को जानने के लिए सिलेबस की जरूरत है। देखो सिलेबस किसी भी एग्जाम का कुछ नहीं होता है, मैं बताता हूं आपको ना। तो अब जैसे सामने वाले ने, परीक्षक जो है उसने आपके सिलेबस में स्पष्ट लिख दिया कि मैं आपके साथ में भारतीय राज्य व्यवस्था पर सवाल पूछूंगा। किस पर सवाल पूछूंगा? भारतीय राज्य व्यवस्था पर। भारतीय राज्य व्यवस्था पर सवाल। भारतीय राज्य व्यवस्था क्या है? उन्होंने इतनी बड़ी शब्द उन्होंने लिख दिया, भारतीय राज्य व्यवस्था पर सवाल पूछे जाएंगे। किस पर सवाल पूछे जाएंगे? भारतीय राज्य व्यवस्था पर। अब आप कहते हैं, स्टूडेंट्स के दिमाग में हमेशा ये डाला जाता है सर इसका सिलेबस अलग है, सर पटवारी का सिलेबस अलग है, सर रेलवे का सिलेबस अलग है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि सिलेबस अलग होता है। जब अगलों ने लिख दिया कि भारतीय राज्य व्यवस्था, भारत राज्य की व्यवस्था को चलाने के लिए जितने भी अंग काम में आएंगे वो सब भारतीय राज्य व्यवस्था में शामिल होते हैं। चाहे आप, अब ये होते कैसे हैं? क्योंकि आपको सारी चीजें पढ़नी होगी। भारतीय राज्य व्यवस्था चलती किससे है? भारतीय राज्य व्यवस्था चलती है संविधान से। किससे चलती है? कोई भी देश किसी भी चीज से चलेगा, वो कुछ नियम, उपनियम या कुछ क्लॉजेज या जितने भी आप चीजें देखते हैं वो रिकमेंडेशंस या अध्यादेश, जैसे भी आप, वो सारी चीजें हम क्लियर करेंगे कि संविधान कैसा होता है, लिखित होता है कि अलिखित होता है, किस तरह के संविधान होते हैं, किस किस देश में किस किस तरह के संविधान हैं, कहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, कहाँ है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, बिल्कुल बेसिक से एकदम सारी चीजें। तो अब तक हमने समझ लिया राज्य किसे कहते हैं, राज्य की क्या अवधारणा है, राज्य किसको कहेंगे। तो अब ये आपके दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए कि भारत एक राज्य है और भारत के पास में वो सारे ही तत्व अनिवार्य हैं जो हम होने चाहिए एक राज्य को होने के लिए। अब हमारे पास में हमको पढ़ना है भारतीय राज्य व्यवस्था। अब आ जाते हैं हम सिलेबस पर। सिलेबस का होता क्या है? सिलेबस मैंने आपको समझाया, किसी भी एग्जाम का सिलेबस सेम होता है। जब उन्होंने लिख दिया भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान, संवैधानिक विकास या प्रस्तावना, उद्देशिका, मूल अधिकार, जितने भी उन्होंने लिख दिए, सब चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, कुछ नहीं है। सवाल सब पर पूछा जाएगा। मैंने कल ही पटवारी कि जितने भी एग्जाम के प्रश्न हैं या पुलिस के प्रश्न हैं, जितने भी मैं आज तक देखता आया हूं लगातार, उनमें कुछ भी तो ऐसा अलग से नहीं आता या कुछ ऐसी चीजें नहीं छोड़ी जाती। तो सबसे पहले मैं आपके साथ में बात करना चाहता हूं कि क्या सिलेबस जो हमने लगा रखा है कि ये सिलेबस होना चाहिए, वो सिलेबस होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है।
बात को समझने की कोशिश कीजिए। भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था को समझिए ठीक से, क्या है भारतीय राज्य व्यवस्था, और उसी के हिसाब से जितने भी आपके टॉपिक होंगे, जैसे भी होंगे, वो सारे आपको करवाए जाएंगे। एक एक करके समझ लीजिए फटाफट से। सबसे पहले देखिए, भारतीय राज्य व्यवस्था किसके हिसाब से चलती है? भारतीय संविधान के हिसाब से। किसके हिसाब से चलती है? भारतीय संविधान के हिसाब से। सीधे सीधे प्रश्न आते हैं, संविधान कैसे बना, कहां से बना, क्यों बना, कब बना? सीधे संवैधानिक विकास, ये एक आपका टॉपिक हो गया। टॉपिक कुछ भी नहीं है, सिर्फ संविधान या उससे व्यवस्थाओं से जुड़े हुए संवैधानिक विकास। क्या है हमारे पास? संवैधानिक विकास। अब संवैधानिक विकास से लेकर के वो सारे सवाल पूछते हैं आपसे, कौन गवर्नर था, भारतीय पहला गवर्नर कौन था, या रेगुलेटिंग एक्ट कब आया, 1835 का एक्ट कब आया, 1833 के चार्टर में क्या था, 1856 के चार्टर में क्या था, 1892 के चार्टर में क्या था, 1935 के अधिनियम में, 1919 के अधिनियम में, 1909 के अधिनियम में मार्ले मिल्टो सुधार क्या है? ये सारी चीजें आती कहां से? हमारे संवैधानिक विकास से। कहां से आती हैं? संवैधानिक विकास से। अब सीधा सा उन्होंने एक टॉपिक लिख दिया, संवैधानिक विकास। सारा संवैधानिक विकास हमें पढ़ना है, लगातार पढ़ना है, किसी भी एग्जाम में हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, हमें संवैधानिक विकास पढ़ना ही पढ़ना है। तो पहला टॉपिक आपका संवैधानिक विकास हो गया। दूसरी बात आ गई आपका, अब संवैधानिक विकास जब लगातार हुआ 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद, जहां से 1764 से लेकर के और 1773 में जैसे ही अंग्रेजों ने रेगुलेटिंग एक्ट पास किया, और 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम जब तक हम लेकर आए, तब तक वो हमारे संविधान का विकास कहलाता है। मैं आपको पूरी यात्रा बताऊंगा, कैसे संविधान बना, कब कब संविधान में सुधार हुए, और कैसे भारतीयों ने आज जो हम लोकतंत्र देखते हैं, जो हमारे पुराने समय पे धार्मिक स्ट्रक्चर पे जो हमारा संविधान चला करता था, या जैसे भी हमारी व्यवस्थाएं चला करती थी, वो सारी चीजों पे हम बात करेंगे। तो हम ये देखते हैं, भारतीय संविधान का पहला टॉपिक हो गया आपका भारतीय संवैधानिक विकास। यहां तक हम आ गए। मतलब आप इस चीज को समझिए, 1764 से, कब से? 1764 से लेकर के 1947 तक। कब तक? 1947 तक। ये पूरा समय अंग्रेजों का हमारे देश में रहा। तो ये संविधान का जितना भी प्रक्रम है, इसमें हम समझेंगे। अगली बात पे आ जाइए। सन 1946 में, सन 1946 में हमने संविधान बनाना शुरू किया। पहली बैठक होती है 9 दिसंबर को। वो सारी चीजें मैं आपको क्लियर कराऊंगा एकदम बेसिक से, कौन सी तारीख, जितनी भी इंपॉर्टेंट होंगी, आपको सभी नोट्स प्राप्त होंगे या पीडीएफ के द्वारा आपको चीजें मिल जाएंगी। यहां हम डिस्कस करेंगे कैसे कैसे हमारा संविधान लगातार बनता चला गया। अब देखिए आप, 1947 सामने क्लियर हुआ कि संवैधानिक विकास एक बड़ा टॉपिक है, जिसमें आपके गवर्नर हो गए, आपके प्रांतीय हो गए, भारतीय ब्रिटिश राज्य कहाँ था, कैसे था, राजाओं के साथ संधि कैसे हुई, वो सब पॉलिटिकल के विकास में जितना भी है वो सब हम पढ़ेंगे एक साथ। अब आ जाइए 9 दिसंबर 1946 की जो तारीख है, पहली संविधान सभा। संविधान सभा, इस दिन से संविधान सभा, ये सारी तारीखें हम याद करेंगे एक साथ। तो पहला संविधान सभा हमने यहां से शुरू किया। अब संविधान सभा ने क्या क्या कार्य किए, अब दूसरे आपका सिलेबस में आ जाता है कि संविधान सभा। अब सबसे पहले आपने बना लिया क्या? आपका संविधान। क्या बना लिया आपने? संविधान बना लिया। संविधान जब आपने बना लिया, तो संविधान में क्या क्या रखा आपने? तो पहली बात आपको प्रस्तावना। सबसे पहले आपके पास में किसी भी संविधान को जानने के लिए आपके पास में प्रस्तावना हो गई। दूसरी बात आपके संविधान की विशेषताएं। फिर आपके संविधान की विशेषताएं क्या क्या है, संविधान की विशेषताएं क्या क्या है, ये सब टॉपिक है अपने आप में, जो कि आपको इससे प्रत्येक टॉपिक से आपसे सवाल पूछा जाता है। संविधान से सवाल पूछा जाएगा तो उसकी प्रस्तावना में क्या क्या लिखा हुआ है, प्रस्तावना में कौन से शब्द हैं, प्रस्तावना में क्या क्या आता है, प्रस्तावना कब लागू की गई, प्रस्तावना कब स्वीकार की गई, प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है, ये जितने भी मुद्दे हैं इन सब पर हम बैठकर एकदम बिल्कुल बात करेंगे, बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे, हर चीज को समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद विशेषता आ गई। दूसरी बात आ गया संविधान के स्रोत क्या क्या रहे। संविधान के स्रोत, संविधान के स्रोत का मतलब है कि आपने कहां कहां से संविधान को सीखा, कहां कहां से संविधान में चीजें शामिल की। 1935 के अधिनियम से लिया हमने, कुछ आयरलैंड से लिया, यूएसए के संविधान से लिया, आयरलैंड से लिया, ऑस्ट्रेलिया से लिया, या कनाडा से हमने क्या क्या लिया। ये सभी जो चीजें हैं ये है हमारा भारतीय संविधान के स्रोत। ये सारी चीजें हमारे सामने आ गई। फिर इसके बाद ये आपका संविधान हुआ। संविधान के बाद अगली चीजें आ जाते हैं। जब हमने ये सारी चीजें बना ली संविधान का, जब हमने बना लिया, तो उसके बाद हमारे पास में तीसरी चीज आती है कि संविधान में हमने शामिल क्या क्या किया। शामिल करने में हमारे पास सबसे पहले आपके आते हैं फंडामेंटल राइट्स। आपके पास में एफआर आ गए, जो कि आपको मूल अधिकार दिए गए। मूल अधिकार के बाद में आपका डीपीएसपी रखा गया।
जिन्हें हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये सारी चीजें मैं आपके साथ में क्लियर करूंगा, एक एक चीजें, इसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा। फंडामेंटल राइट्स आपके पास में आ गए, आपके पास में डीपीएसपी आ गया, फिर उसके बाद में आपके पास नागरिकता, भाई देश में रहोगे, स्वतंत्रता हुई है या देश स्वतंत्र हुआ है। उसके बाद में 1947 के बाद में एक दुखद विभाजन हमारे देश के सामने आया, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के रूप में, हमने दो देशों के रूप में हमने अपने देश को पाया। तो उस समय हमें नागरिकता का चैप्टर जोड़ना पड़ा कि हम देखेंगे कि नागरिकता में क्या क्या चीजें बदलाव हुई, कौन हमारे भारतीय नागरिक रहेंगे, कौन भारतीय नागरिक नहीं है। उसके बाद किसको फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकार दिए जाएंगे, डीपीएसपी राज्य के क्या तत्व होंगे। फिर उसके बाद में अगला हमारे पास में आता है, तो आप समझ रहे हैं सारी चीजें उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा है। आपके पास में सभी चीजें, आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, संवैधानिक विकास से सवाल पूछा जाएगा, संविधान से सवाल पूछा, इसलिए सिलेबस के चक्कर में बिल्कुल ना रहें। जैसे जैसे मैं आपके सामने लिखवाता जा रहा हूं वो सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे, क्योंकि समाज से आप जुड़े हुए हैं, आपको समाज में जाकर काम करना है। आप पटवारी बने, आप पुलिस बने, या आप जो भी बनेंगे, आप रहेंगे तो समाज में ही। तो समाज से जुड़ी हुई सबसे प्रमुख जो सत्ता है, उस सत्ता के बारे में आपको जानना, या अपने संविधान के बारे में, या अपने अधिकारों के बारे में, या राज्य के क्या कर्तव्य हैं। आज आपके सामने किसी एग्जाम में अगर कोई भी घोटाला हो जाता है तो आप अपने मूल अधिकारों की मांग करते हैं, कहां से सीखेंगे आप ये सब चीजें। तो भारतीय संविधान आपको बताता है कि आपके अधिकार क्या हैं क्या नहीं है। सिलेबस पे फिर आ जाइए, उसके बाद आगे के सिलेबस में आपको समझना है संसदीय शासन। संसदीय शासन या केंद्रीय प्रशासन, जो भी है आपका केंद्रीय प्रशासन है, इस केंद्रीय प्रशासन के अंदर आपकी संसद आ गई, संसद आ गया। संसद के दोनों भाग आपके पास में पढ़ने हैं, आपको राज्यसभा पढ़ना है, आपको लोकसभा, ये आपके संसद के अंग हो गए। आपको इनसे सवाल हमेशा मिलेंगे, राज्यसभा से सवाल मिलेंगे, लोकसभा से सवाल मिलेंगे कि राज्य किस राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है, जनता का प्रतिनिधित्व कौन करता है, कौन सी सभा करती है। आपके पास संसद हो गई, संसद में राज्यसभा लोकसभा आ गए। इसके बाद तीसरा जो संसद का सबसे इंपॉर्टेंट भाग माना जाता है वो माना जाता है हमारे राष्ट्रपति जी। तो राष्ट्रपति जी के चुनाव, राष्ट्रपति जी के कितने अनुमोदक चाहिए, सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, और एकदम बेसिक से हम ये सारी चीजें करेंगे। इसके बाद राज्य के साथ ही आप दूसरी चीज जोड़ लीजिए, राज्य की। भारतीय जो केंद्रीय व्यवस्था है वैसी की वैसी ही व्यवस्था हमने राज्यों में की है। राज्य में जहां राज्यपाल बैठते हैं वैसे ही हमारे यहाँ राष्ट्रपति होते हैं। केंद्र में, राज्य में राज्यपाल, केंद्र में राष्ट्रपति। यहां संसद है तो यहां राज्य विधानमंडल है। और भारत की एक सबसे अद्भुत जो प्रणाली है, जो कि दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती, वो तीसरे स्तर पर जो पाई जाती है वो है पंचायती राज। क्या है? पंचायती राज। अब आप देख रहे हैं कि इन्होंने एग्जाम में छोड़ा क्या है, कुछ भी तो नहीं छोड़ रहे हैं। सारा सिलेबस आपके सामने है। भारतीय राज्य व्यवस्था हो, कि अनुसूचियां हो, अनुच्छेद हो, संशोधन हो, सारी चीजें आपके सामने एकदम बिल्कुल क्लियर रहेंगी। कोई भी चीज बिल्कुल नहीं छोड़ी जाएगी, बिल्कुल बेसिक से आपको एकदम पढ़ाया जाएगा। सारी चीजें हम एकदम क्लियर करेंगे, भारतीय संविधान के हिसाब से सारी चीज एकदम क्लियर हो जाएंगी आपकी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने समझ लिया पंचायती राज या राजस्थान राज्य विधानमंडल, मुख्यमंत्री, उसके बाद में महाधिवक्ता, महान्यायवादी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सभी से सवाल पूछे जाते हैं, सभी से लगातार सवाल पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे, क्योंकि आपको समाज में रहना है और समाज के बारे में आपको जानकारी चाहिए ही चाहिए। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूं आपके साथ में, एक थोड़ा सा बेसिक शुरू करते हैं हम लोग, एकदम बेसिक से शुरू करते हैं कि भाई बेसिक कहां से भारतीय संविधान आया, कैसे आया, क्या भारतीय संविधान पहले भी ऐसा ही था, लगातार ऐसा ही संविधान था, क्या भारतीय लोगों को संविधान का ज्ञान था, या संविधान कहां से आया, कौन सी चीजें हमें जोड़ी, या पुरातन व्यवस्था से लेकर के। तो बिल्कुल एकदम बेसिक से, जहां से एकदम शुरू होना चाहिए वहां से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। थोड़ा सा आपको समय लगेगा लेकिन एकदम चीजें क्लियर हो जाएंगी। हम समझने की कोशिश करते हैं इस चीज को। सबसे पहले दोस्तों हम ये देखते हैं कि भारतीय संविधान या भारतीय राज्य व्यवस्था। तो सबसे पहले मैं आपके साथ शुरू करना चाहता हूं कि हम मानव का जो इतिहास मानते हैं वो इतिहास कहां से माना हमने। अभी हमारे पास जो लिखित या अलिखित जितने भी साक्ष्य मिलते हैं वो हमें कहां से मिलते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता से। कहां से? सिंधु घाटी सभ्यता से।
सिंधु घाटी सभ्यता से हम हमारे प्रमाणों को मानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से, कहां से? सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता कितना मानते हैं हम? 5000 वर्ष पूर्व। कितना वर्ष पूर्व? 5000 वर्ष पूर्व का हम आंकड़ा लेकर चलते हैं कि वहां से हमारी सभ्यताओं की स्टार्टिंग हुई, या हमारी जो भारतीय सभ्यता है हम उसको मानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आते हैं हम वैदिक काल पर। ये सब राज्य व्यवस्था का ही अंग है। मैं आपको समझाऊंगा कि हमने कहां से शुरुआत की, हमें कहां से, भारतीयों को कहां से संविधान, या संविधान आज जो हम लोकतंत्र देखते हैं, मूल अधिकार देखते हैं, कर्तव्य देखते हैं, या जितनी भी चीजें हम देख रहे हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जितना देख रहे हैं, वो सब आया कैसे, कहां से आया? क्या हमने पहले से ही हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था थी? नहीं दोस्तों, ऐसी व्यवस्था नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक काल आता है। वैदिक काल के बाद में आप छोटा सा समझते चलिए, मौर्य आएंगे। मौर्यों के बाद में आपके कुषाण, शक, कुषाण जितने भी आएंगे, कुषाण, शक, जितने भी लोग लगातार आएंगे, और आते आते जो उसके बाद में एक बड़ा काल आएगा मुगल काल, और मुगल काल के बाद में एक आता है अंग्रेज। ये सारी एक लगातार परंपरा रही। लेकिन आप थोड़ा सा इसमें गैप कीजिए, इस गैप में ये समझने की कोशिश कीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के मुगलों तक, सिर्फ मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि कैसे बदलाव हुए। बदलावों को समझ लेंगे तो सारी चीज आपको समझ में आ जाएगी। आप देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, मौर्य काल, कुषाण, शक, जितने भी पार्थियन, सीथियन, जितने भी लोग हमारे यहाँ पे आए, उस समय हमारे जो धर्म के आधार पर, किस आधार पर? अभी तक हमने लोकतंत्र वगैरह या संसदीय शासन, इस तरह की हमारी कोई व्यवस्था नहीं थी। अभी तक जो हमारी राज्य की व्यवस्था चलती थी, हमारे यहाँ जितने भी लोग थे वो राजतंत्र के हिसाब से काम करते थे। सबसे ऊपर होता था आपका राजा और राजतंत्र। कौन सा तंत्र चला करता था? सबसे ऊपर हमारे यहाँ राजतंत्र चला करता था। राजतंत्र के हिसाब से, और ये जो राजतंत्र था, ये राजतंत्र किस हिसाब से चलता था? राजतंत्र चलता था धर्म के अनुसार। किसके अनुसार? धर्म के अनुसार। धर्म के अनुसार हमारा देश चला करता था, या देश के राजाओं के जितने भी प्रशासन थे, या छोटे छोटे जितने भी राज्य थे, वो सब चलते थे किसके हिसाब से? धर्म के अनुसार। और धर्म किस हिसाब से चला करेगा? आप अगर समझने की कोशिश करेंगे तो धर्म चलेगा, भाई धर्म का सबसे बेसिक आधार है समाज। सामाजिक आधार पर धर्म चलेगा। सामाजिक आधार के हिसाब से हमारे यहाँ जातियां बटी हुई थी और वर्ग बने हुए थे। इन वर्ग और जातियों के हिसाब से हमारे यहाँ क्या बना करते थे? धर्म आधारित कानून बना करते थे। क्या बनते थे? धर्म आधारित कानून। और इन्हीं कानूनों के हिसाब से प्रत्येक व्यक्ति को सजा या उपाधियां, या प्रशासन में कौन लोग शामिल होंगे, कौन शामिल नहीं होगा, ये सारी चीजें कहाँ से आती थी? धर्म के हिसाब से जो भी सेट था वो सारी चीजें आती थी। तो मैंने आपको समझाया सिंधु सभ्यता घाटी से लेकर के और अंग्रेजों के आने तक। अब जैसे ही हमारे देश में अंग्रेज आते हैं, तो हमारे यहाँ अंग्रेजों का आगमन हुआ 1600 ईस्वी में। कब हुआ? 1600 ईस्वी में अंग्रेज हमारे यहाँ आ गए। ठीक है, 1600 ईस्वी में हमारे यहाँ अंग्रेज आए। अब जैसे ही अंग्रेज हमारे यहाँ आए, तो अंग्रेजों, जो यूरोप है, यूरोप में इस समय चल रहा था पुनर्जागरण काल। कौन सा काल चल रहा था? पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का मतलब है कि वहां दोबारा रेनेसा जिसे हम कहते हैं, पुनर्जागरण का काल वहां चल रहा था। पुनर्जागरण के काल में नई नई चीजें, वैज्ञानिक तर्क, शक्ति, इन चीजों पर बात हो रही थी, अधिकारों पर बात हो रही थी। लोग अपने अधिकार चाहते थे, राजतंत्र को खत्म करना चाहते थे। इस तरह की व्यवस्थाएं कहाँ चल रही थी? अभी यूरोप में चल रही थी। लेकिन अभी भी हमारे देश में कौन सा शासन चल रहा था? राजतंत्र चल रहा था। और ये राजतंत्र कब तक लागू रहा? 1757 से 1857 तक राजतंत्र हमारे यहाँ लागू रहा। अब अंग्रेजों ने जब, सबसे पहले हम क्या समझ रहे हैं हम? संवैधानिक विकास की यात्रा, कि किस तरीके से हमारे देश में संविधान जो आज हम देखते हैं वो आया। तो अब आप समझिए इस बात को कि जैसे ही, अब थोड़ी सी कहानी को समझने की कोशिश कीजिए कि 1600 में हमारे यहाँ अंग्रेज आ गए। कौन से सन में? 1600 ईस्वी में अंग्रेज आ गए, और 1757 तक वो एक व्यापारी की तरह हमारे देश में रहे। कैसे रहे? व्यापारी की तरह देश में रहे। उनको सिर्फ व्यापार करने से ही मतलब था। क्या करना था उनको? सिर्फ व्यापार करना था। और हमारे देश में राजाओं का शासन था। वो लगातार व्यापार कर रहे थे, उन्हें भारतीय राज्य व्यवस्था से या किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं था। लेकिन जैसे ही एक बड़ी घटना हमारे देश में घटती है,
मैं आपको बिल्कुल बैकग्राउंड के साथ लेके चल रहा हूं ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए कि किस चीज के साथ में हमें जोड़ना है, कैसे भारतीय संविधान बना, लगातार कैसे बनती हुई चीजें एक साथ सामने आई। आज जो हम संविधान देख रहे हैं वो कोई छोटी मोटी यात्रा नहीं है, हमने बहुत संघर्ष किया है उसके लिए, बहुत लोगों ने अपना बलिदान दिया है, तब जाकर के आज आप जब खड़े होकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, याचिका दायर करते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, ऐसे ही नहीं मिला है, बहुत संघर्ष किया है हमने उसके लिए। अब समझिए कहानी को थोड़ा सा कि 1600 ईस्वी में अंग्रेज आते हैं। वो अंग्रेज जो कि घुटने टेक करके जहांगीर के सामने व्यापार करने की अनुमति मांग रहे थे, उन्होंने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया, पूरे भारत पर कब्जा कर लिया, पूरी आपकी राज्य व्यवस्था पर कब्जा कर लिया, प्रशासन पर कब्जा कर लिया, अर्थव्यवस्था पर कब्जा कर लिया, ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर के पूरे हिंदुस्तान पर उनका कब्जा हो गया। किस तरह हुआ, क्या हुआ? क्योंकि उन्होंने कानूनन सारे काम किए। कैसे काम किए? कानूनन। हम कहते हैं ना कि 100 बक्का और 1 लिखा। हमारे पास में 100 चीजें बकने के लिए हो सकती है, लेकिन एक चीज अगर हमारे पास लिखी होती है तो वो लिखा हुआ ज्यादा काम करता है। अब समझिए बात को फिर से एक बार। 1600 में अंग्रेज आते हैं, 1757 तक लोग एक साथ चलते रहते हैं। उस 1757 तक लोग एक साथ चल रहे हैं। अब 1757 में होता क्या है कि अब थोड़ा सा आप इस कहानी को समझने की और जोड़ने की कोशिश कीजिए। 1757 में होता है। 1707 में एक बड़ी घटना देश में होती है, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो गई? औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। और जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, वैसे ही मुगल ढांचा जो है हमारे देश में, जो अकबर ने पूरे देश पर अटक से कटक तक और लगातार भारतीय कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक जिन लोगों का राज्य रहता है, वो राज्य ध्वस्त होने लगता है औरंगजेब के समाप्त होते ही। 1707 में औरंगजेब की समाप्ति हो जाती, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, समाप्ति, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद में अंग्रेजों ने जहांगीर से देश में व्यापार करने के अधिकार मांग ही लिए थे। शाहजहां के साथ उनके संबंध थे, अंग्रेजों के संबंध अकबर के साथ भी थे, क्योंकि अंग्रेजों के पास सबसे जो बड़ी शक्ति थी वो थी नौसेना की शक्ति। किसकी शक्ति? नौसेना की शक्ति। ये सारी चीजें हम डील करेंगे। अब सिर्फ हम ये समझते हैं अभी भारतीय संविधान अपने लय में कैसे आया, कैसे हमने सीखा, किस तरीके से भारतीय संविधान बनता चला गया धीरे धीरे। तो हम कहानी पे आए थे 1757 में अंग्रेजों के पास में, अंग्रेजों ने व्यापार करना शुरू किया बंगाल में। कहां शुरू किया? बंगाल में उन्होंने शासन करना शुरू किया। शासन अभी उन्होंने नहीं किया, उन्होंने व्यापार करने की कोशिश। अब एक चीज छोटी सी क्लियर कीजिए, मैं आपसे एक छोटा सा बेसिक सवाल पूछता हूं कि बताइए, भारत में हम जानने की कोशिश करते हैं कि अंग्रेजों को आकर के उन्होंने दिल्ली या सूरत में उन्होंने सबसे पहले फैक्ट्री खोली। कहां खोली? सूरत में। सबसे दिमाग को खोल के एकदम पढ़िए किस तरीके से चीजें बनती है। उन चीजों को अगर समझेंगे तो आधे से ज्यादा सवाल आपके वैसे ही क्लियर हो जाएंगे। सूरत में उन्होंने, हमने देखा कि अंग्रेजों के पास में उनको सबसे पहले जहांगीर ने कहा अनुमति दी? सूरत में फैक्ट्री खोलने की। फिर भी अंग्रेजों ने अपना जो शासन या अपना प्रशासन या अपने व्यापार करने की जो कंपनियां थी वो कहां खोली? उन्होंने बंगाल में खोली। इस चीज को जरा गौर करने की कोशिश कीजिए कि इतने, जब यहां से आप थोड़ा सा इसमें अगले स्लाइड में चलते हैं और स्लाइड को समझने की कोशिश कीजिए थोड़ी सी बात को, कि अंग्रेजों ने इस तरीके से, मैं आपके साथ इसी तरह काम करूंगा। मैं नहीं चाहता कि आप चीजों को रटें। रटने से कभी भी कोई एग्जाम पास नहीं होगा जब तक आप बिल्कुल चीजों को समझेंगे नहीं, बेसिक में नहीं जाएंगे। देखो, चाहे पटवारी का एग्जाम हो, चाहे आरएस का एग्जाम हो, चाहे किसी भी लेवल का एग्जाम हो, कंपटीशन इतना बढ़ चुका है कि अगर आप बेसिक से लेकर के और चीजों को गहराई में नहीं समझेंगे, आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। चाहे वो पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ्स हो, साइंस हो, आपको बेसिक पकड़ना ही पड़ेगा। तो प्रश्न ये था मेरे पास में कि अंग्रेजों ने बंगाल को ही क्यों चुना? जबकि बंगाल चुनने का ऐसा क्या कारण था? जबकि सूरत उनके पास था, अरब सागर उनके पास में पड़ता था। यहां से कहां था? अरब सागर उनके पास से गुजरता था, अरब सागर से यूरोप जाना पास पड़ता था। लेकिन फिर भी उन्होंने बंगाल को चुना। क्यों चुना बंगाल? क्या कारण रहे होंगे बंगाल चुनने के? क्या हम समझ सकते हैं इस चीज को, बंगाल को उन्होंने क्यों चुना होगा? बंगाल चुनने का कारण देखिए आप, बंगाल उन्होंने इसलिए चुना कि सबसे पहले महाराष्ट्र में कौन रहते थे? महाराष्ट्र में रहते थे मराठे। यहां मराठाओं का क्षेत्र था। मराठाओं के क्षेत्र से दूरी है बंगाल में। क्या थी? मराठा। उस समय मराठाओं ने लूटपाट जितने भी किया करते थे उन सबसे परेशान, क्योंकि अंग्रेज व्यापारी बन के आए थे, वो प्रशासन नहीं कर रहे थे। अंग्रेज क्या बन के आए थे? व्यापारी बन के आए थे। तो उन्होंने क्या चुना? बंगाल को चुना। पहला कारण उनके सामने ये हुआ। दूसरी बात, मूसलीपट्टनम।
कौन सी जगह? मूसलीपट्टनम। ये सारी चीजें हमें पता लगेगी जब मैं आपको पढ़ाऊंगा। मूसलीपट्टनम जो कि फ्रांसीसियों का था। किसका था? फ्रांसीसी कंपनियों का। फ्रांसीसियों से दूरी थी अंग्रेजों की। किससे दूरी थी? फ्रांसीसियों से दूरी थी। इधर मराठाओं से दूर था बंगाल। दूसरी बात, दिल्ली, दिल्ली से दूरी। हम एक बेसिक सा सवाल मैं आपसे पूछता हूं, क्या कभी कोई मालिक के साथ में रहना पसंद करेगा? कोई भी नौकर होगा या व्यापारी होगा, वो किसी अपने मालिक के साथ रहना पसंद नहीं करेगा। इसलिए अंग्रेज बिल्कुल उस समय भी स्मार्ट थे, उन्होंने स्मार्टनेस के साथ काम किया। इसलिए उन्होंने दिल्ली को नहीं चुना, उन्होंने सूरत को नहीं चुना, उन्होंने पुणे को नहीं चुना, बंबई नहीं चुना, उन्होंने किसको चुना? बंगाल को चुना। और दूसरी बात, बंगाल की जो भूमि थी वो कैसी थी? उपजाऊ थी। कैसी भूमि थी? उपजाऊ थी। अब आप समझ चुके हैं सारी चीजें कि अंग्रेजों ने किस प्रदेश को चुना। 1707 में अंग्रेजों ने देख लिया कि औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी है, मुगलों में आपस में लड़ाइयां हो रही है, प्रशासन लगातार बढ़ता जा रहा है। अब अंग्रेजों के पास में मौका आता है, 1757 की घड़ी आती है। एक कौन सी घड़ी आई? 1757। ये 1757 आपको हमेशा याद रखना है। क्यों? क्योंकि यहां से हमारे इतिहास को बदलना या बदलना पड़ा, कुछ भी कहिए उसे, संयोग कहिए या अंग्रेजों की नीतियां कहिए, लेकिन 1757 से हमारा इतिहास बदल गया। और ऐसा बदला कि 200 सालों तक लगातार हमें अंग्रेजों की गुलामी सहन करनी पड़ी उस तरीके से। क्यों? क्योंकि 1757 में अंग्रेजों ने, आपको समझ आ रही है चीजें, मुगल प्रशासन एकदम कमजोर हो गया। मुगल प्रशासन के कमजोर होते ही चीजें बिल्कुल ध्वस्त होने लगी। मराठाओं की लड़ाई होने लगी, आपस में छोटे छोटे जाट राजा आपस में लड़ने लगे, राजपूतों ने अपने क्षेत्र नए बनाने शुरू किए, नए नए सरदारों ने, सारी चीजें। हमने मेन मुद्दे पर हम वापस आते हैं। हमारा जो मेन मुद्दा है कि हम भारतीय संविधान की तरफ किस तरह बढ़े। आज जो हम संविधान देखते हैं वो संविधान किस तरह आया, किस चीजों के द्वारा वो बना, उस चीज को हम देखते हैं। तो अब सबसे पहले मैंने आपको समझाया कि अंग्रेजों ने कौन सा क्षेत्र चुन लिया था? बंगाल को चुन लिया था। किसको चुन लिया? बंगाल को चुन लिया। अब बंगाल, आज का बंगाल और उस समय के बंगाल में बिल्कुल अंतर था। उस समय का बंगाल आज का उड़ीसा, आज का बिहार और आज का पूरा बंगाल, पश्चिमी और पूर्वी दोनों बंगाल उसमें शामिल थे। आज का बंगाल, आज का उड़ीसा, आज का बिहार उस समय के बंगाल में थे। बंगाल में किसका सूबेदार बैठता था? मुगलों का सूबेदार बैठा करता था। किनका? मुगलों का सूबेदार बंगाल में बैठा करता था। मुगलों की एक परंपरा थी कि वो अपने रिश्तेदारों या खास निजी व्यक्तियों को ही सूबे, जो कि प्रांत कहलाते थे, वो सारी चीजें आपको इतिहास में टीचर आपके समझा देंगे। वैसे मैं आपको समझा देता हूं थोड़ा सा कि अंग्रेज जितने भी मुगलों के अंडर में थे वो अपनी जगहों को सूबा कहते थे या प्रांत के रूप में बांट के रखते थे, और वहां एक सूबेदार हुआ करता था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी है, लगातार शासक बदल रहे हैं मुगलों के। 1757 आते आते, 1757 के आते आते वहां सिराजुद्दौला का शासन था। किसका शासन था? सिराजुद्दौला का। कहां? बंगाल में सिराजुद्दौला का शासन हुआ। मुर्शिद कुली खां और अलीवर्दी खां जैसे महान शासकों के समाप्ति के बाद में बंगाल में शासन हुआ सिराजुद्दौला का 1757 में। और अंग्रेजों को क्या है कि एक चीज मिली हुई थी जिसे प्री पास कहते थे या प्री पर्स कहते थे, या मतलब उनको मुक्त व्यापार करने की सुविधा अंग्रेजों को मिली हुई थी, जो कि उन्हें फर्रुखशियर नामक मुगल सम्राट ने दी थी। किसने दी थी? फर्रुखशियर ने। अब लड़ाई देखो कहां से शुरू होती है। ये लड़ाई थोड़ा सा समझना, बैक समझना थोड़ा सा जरूरी है कि अंग्रेजों ने कैसे हमारे ऊपर सिस्टम लागू किया और कैसे वो संविधान में सीधे चीजें जुड़ती चली गई। जो अंग्रेजों के साथ में हमारी चीजें, जो हमने आज सीखा, संसदीय शासन या संघात्मक स्वरूप जो भी हम देखते हैं, वो कैसे हुआ, थोड़ा सा बैकग्राउंड देखो, जान लीजिए। थोड़ा सा बोरियत है लेकिन फिर भी जान लीजिए, इसको जानना जरूरी है, क्योंकि इसके जाने बिना आप नहीं जोड़ पाएंगे। कई सवाल सीधे सीधे यहां से भी आएंगे। क्यों? क्योंकि अब रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग जैसे लोगों का नाम आपको सुनने का मिलेगा, तो सवाल बिल्कुल बेसिकली आपसे पूछे जाएंगे कि रॉबर्ट क्लाइव कौन है, या फिर मुर्शिद कुली खान कौन है, अलीवर्दी खान कौन है, क्योंकि यहां से भारतीय संविधान या अंग्रेजों की शासन व्यवस्था लगातार शुरू होती है। तो समझिए इस बात को, 1757 में सिराजुद्दौला बंगाल में शासन कर रहा है। अब होता क्या है कि अंग्रेजों के पास में फ्री पास जो था, वो व्यापार करने के लिए उन्हें मिला हुआ था फ्री पास।
व्यापार मतलब उनको चुंगी नहीं देनी पड़ती थी, चुंगी के बिना वो व्यापार करते थे। मुगलों से ये अधिकार उन्होंने प्राप्त कर लिया था। बंगाल में वो अपना अच्छा शासन कर रहे थे, लोगों के साथ लगातार व्यापार उनका जारी था। इस तरह की अभी अंग्रेजों की इस तरह की कोई भावना नहीं थी कि अंग्रेज भारत पर एकाधिकार करेंगे, या कोई भी ऐसी चीज नहीं थी। 1757 में परिस्थितियां क्या बनती है कि अंग्रेजों ने किलेबंदी करना शुरू कर दी। क्या करना शुरू कर दिया? किलेबंदी शुरू कर दी। किलेबंदी शुरू कर दी अंग्रेजों ने। इसके बाद अंग्रेजों ने मुक्त व्यापार का जो उनको अधिकार मिला हुआ था वो भारतीय व्यापारियों को बेचना शुरू कर दिया। राजा और अंग्रेजों के बीच में, सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में भिड़ंत होना शुरू हो गया। और ये भिड़ंत होते होते इतनी बढ़ गई कि 1757 के प्लासी के युद्ध के नाम से जाना जाता है इतिहास में। ये प्लासी नामक स्थान, प्लासी का युद्ध हुआ। और इस प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने और जितने भी अधिकारी थे उनके साथ धोखाधड़ी करके, या जिस तरीके से भी, हमको मूल मुद्दे पे आना है कि अंग्रेजों ने प्लासी का युद्ध जीत लिया। सबसे पहले उन्होंने जीता प्लासी का युद्ध, और जैसे ही उन्होंने प्लासी का युद्ध जीता उनके पास में बंगाल को उन्होंने अपना मोहरा बना लिया। अब राजा तय कौन कर रहे थे, किंग मेकर कौन थे? अब किंग मेकर थे आपके अंग्रेज। अंग्रेजों ने फिर उसके बाद में 1757 का युद्ध हुआ, सिराजुद्दौला मारा गया। उसके बाद में मीर कासिम, मीर जाफर जैसे कई लोग आकर के शासन में बैठे। उसके बाद में एक अंतिम परिणति होती है लास्ट, जिसे आप समझिए 1764। क्या होता है? 1764 का ये होता है बक्सर का युद्ध। इस समय बक्सर का युद्ध, यहां से हिंदुस्तान की कहानी बिल्कुल बदलना शुरू हो जाती है। यहां से हिंदुस्तान की कहानी एकदम बदल गई, अंग्रेजों के हाथ में पूरी सत्ता आ गई। यहीं से हमारे संविधान की शुरुआत आप समझ लीजिए। मैंने आपको समझा दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के और अंग्रेजों तक आने तक हमारे देश में जो संविधान या संविधान नाम की कोई चीज नहीं थी। हाँ, हम धर्म ग्रंथों से हमारा काम करते थे, अलग अलग जाति समुदायों के लिए अलग अलग कानून हुआ करते थे। ऐसा नहीं था कि भारत के लोग कानून और धर्म में विश्वास नहीं करते थे, सब था। चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा, इतने बड़े हमारे यहाँ मनुस्मृति हमारे यहाँ लिखी गई, तो ऐसा नहीं था कि हमारे यहाँ कानून नहीं था। लेकिन इस तरह का कोई कानून या संहिताबद्ध रूप से हमारे पास कानून नहीं थे, या लोकतंत्रात्मक शासन नहीं था, क्योंकि हमारे यहाँ था ही राजतंत्र। जैसे ही अंग्रेजों ने, अब कहानी को फिर जोड़िए कि 1764 में अंग्रेजों ने बक्सर का युद्ध जीता। कौन सा युद्ध जीता? बक्सर का युद्ध जीता। और जैसे ही उन्होंने बक्सर का युद्ध जीता, उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा, जो कि मैंने कहा कि आधुनिक पुरातन जो आज का जो बंगाल आप देखते हैं, उस समय के बंगाल में ये तीनों प्रदेश शामिल थे, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। तीनों उस समय के प्रदेश में एकदम शामिल थे। और शामिल होने की वजह से अब अंग्रेजों ने जैसे ही जीता तो अंग्रेजों को यहाँ की प्राप्त हो गई दीवानी। क्या प्राप्त हो गई? दीवानी के अधिकार प्राप्त हो गए। अब इसे आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि दीवानी फौजदारी, आपने दो चीज सुनी होंगी, कोर्ट में हम जाते हैं तो दो तरह के केस होते हैं हमारे पास में, एक होता है दीवानी, एक होता है फौजदारी। दीवानी का मतलब होता है जितने भी कागज संबंधी, धन दौलत संबंधी, जायदाद संबंधी, कृषि खेती संबंधी, या जितने भी आपके पास में कागजात संबंधी जितने भी काम है वो किस में आते हैं? दीवानी के अधिकार में। मारपीट, किसी का सिर फोड़ देना, या कोई भी इस तरह की चीजें, या मर्डर कर देना, वो कहाँ आता है? वो आता है फौजदारी में। ठीक है, तो ये दीवानी के अधिकार किसको मिल गए? बक्सर का युद्ध जैसे ही उन्होंने जीता। अब ये बक्सर का युद्ध हुआ कैसे? बक्सर के युद्ध में 3 लोग शामिल थे। अवध का नवाब, अवध का नवाब बड़ा क्षेत्र था उस समय का, अब नवाब का ये जो क्षेत्र है अवध का नवाब। दूसरी बात शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। और तीसरा बंगाल का जो नवाब था। अब आप सोचिए कि अंग्रेजों ने 1764 के युद्ध में अवध के नवाब को हरा दिया, शाह आलम द्वितीय, जो कि मुगल सम्राट, मुगल आज तक पूरे देश पर छाए हुए थे और सबसे बड़ी सत्ता थी। उस सत्ता को किसने हरा दिया? अंग्रेजों ने अपने युद्ध क्षेत्र, युद्ध कौशल, अपनी सेना की परिणति से, सेना की उन्होंने युद्ध कौशल की नीति से किसको हरा दिया? अवध के नवाब शाह आलम द्वितीय और बंगाल के नवाब को हरा दिया। बंगाल के नवाब को जैसे ही उन्होंने हराया, बंगाल पर उनका अधिकार हो गया। और अब एक चीज का ध्यान रखिए, सबसे पहले संधि होती है जो कि इलाहाबाद के नाम, इलाहाबाद की संधि के नाम से जानी गई। यह आपको इतिहास में सब कुछ पता चलेगा इन चीजों के बारे में, क्योंकि ये हमारे पॉलिटी का विषय ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बेसिक को समझना हमें जरूरी है। तो शाह आलम द्वितीय को जैसे ही उन्होंने हराया तो पूरे देश की जो महान सत्ता थी उसको उन्होंने हरा दिया। हराते ही उनके पास में अब उनको दीवानी के अधिकार किसको देने पड़े?
अंग्रेजों को देने पड़े, और जैसे ही अंग्रेजों को देने पड़े बंगाल, बिहार, उड़ीसा किसके अंडर में आ गया? अंग्रेजों के अंडर में आ गया। अब समझिए बात, तो ये युद्ध किसने जीता? ये युद्ध जीत लिया आपका रॉबर्ट क्लाइव ने। रॉबर्ट क्लाइव ने ये युद्ध जीत लिया। और अभी क्या हुआ देखो, अंग्रेजों ने क्या किया, अभी अंग्रेजों के हाथ में बंगाल आ गया। आपको पता लग गया बंगाल एक बहुत बड़ा क्षेत्र था उस समय का। बंगाल पूरा किसके क्षेत्र में आ गया? राजस्व, जो पैसा, अर्थव्यवस्था किसके हाथ में आ गई? अंग्रेजों के। लेकिन अभी अंग्रेजों ने फौजदारी के जो सिस्टम थे या राजनीतिक जो अधिकार थे वो अंग्रेजों ने अपने हाथ में नहीं लिए थे अभी तक। अंग्रेजों ने क्या लिया? सिर्फ राज्य व्यवस्था से जुड़ी हुई चीजें अभी उन्होंने नहीं ली। उन्होंने अर्थव्यवस्था, मतलब पैसा इकट्ठा करना, टैक्स इकट्ठा करना, लगान किसके हाथ में आ गया? अंग्रेजों के हाथ में आ गया। अंग्रेजों ने अभी भी शासक किसको बना रखा था? नजमुद्दौला को। किसको? नजमुद्दौला को। ये शासक याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सीक्वेंस याद रख लीजिए कि 1764 के युद्ध के बाद में नजमुद्दौला को उन्होंने शासक बनाए रखा 1773 तक। कब तक? 1773 तक। 1773 तक उन्होंने बनाए रखा। रॉबर्ट क्लाइव क्या कर रहे थे? रॉबर्ट क्लाइव दो तरह का शासन चला रहे थे। अब यहां से सवाल को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। आपसे 3 बार पूछा जाएगा, तीनों बार इतिहास में ये सवाल, मेरे एक एक सवाल आपको परीक्षा में जरूर मिलेंगे। अब यहां से पकड़िए चीजें। हमेशा सवाल पूछा जाता है कि भारत में सर्वप्रथम द्वैध शासन कब लागू हुआ? अंग्रेजों के द्वारा द्वैध शासन कब लागू हुआ? पहला सवाल पकड़ लीजिए यहां से। अब हो क्या रहा था बंगाल में इस समय कि राजा के पास में सैनिक थे, सेना थी, सारी चीजें थी, लेकिन राज्य को चलाने के लिए लगान नहीं था उनके पास में। तो व्यवस्थाएं, दो तरह की व्यवस्थाएं चल रही थी रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। कौन? रॉबर्ट क्लाइव, ये नाम याद रखिएगा। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा दो व्यवस्थाएं चल रही थी कि राजा राज्य कर रहा था, क्योंकि अभी अंग्रेजों का डर था कि हमने अगर अपने हाथ में अगर हमने सीधे सत्ता ले ली तो हो सकता है शायद जनता विद्रोह कर दे। तो उन्होंने अपने हाथ में सीधे सत्ता नहीं ली। अभी राजा चल रहा है और राजा ही शासन कर रहा है, ताकि बंगाल की जनता में ये शासन की पद्धति बनी रहे। अभी ना तो अंग्रेजों को ये, क्योंकि अंग्रेज मुट्ठी भर थे, उनको ना तो ये पता था कि देश में शासन कैसे चलेगा, कौन शासन करता है, या यहाँ के कानून क्या है क्या नहीं है। लेकिन अब आ जाइए बिल्कुल मूल मुद्दे पर, जहां से हमारे संविधान को हम मानते हैं। 1703 तारीखें याद रखनी हमें। 1757, 3 जून 1757। कौन? 3 जून 1757 की डेट याद रखिए। पहला सवाल 1757, यहां से ये आपको याद रखना है। 3 जून 1757, प्लासी का युद्ध। कौन सा युद्ध? प्लासी का युद्ध। सबसे पहले आपको ये प्लासी का युद्ध आपको याद रखना ही रखना पड़ेगा, क्योंककि पहली बार प्लासी का युद्ध से अंग्रेजों की भिड़ंत किससे होती है? भारतीय शासकों से होती है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट बदलाव होगा वो सन 1764 का बदलाव है, जो कि बक्सर के रूप में याद किया जाता है। बक्सर का युद्ध। इस बक्सर के युद्ध से ही अंग्रेजों को कहाँ की दीवानी मिलती है? बंगाल की दीवानी मिलती है। 1764 से किसकी दीवानी मिलती है? बंगाल की दीवानी मिलती है उनको। बंगाल की दीवानी मिलने के बाद, बंगाल की जैसे ही दीवानी मिलती है तो राजस्व के अधिकार किसके हाथ में आ गए? अंग्रेजों के हाथ में आ गए। रॉबर्ट क्लाइव जैसे, रॉबर्ट क्लाइव वहां के गवर्नर बने हुए हैं, या गवर्नर कहिए या कप्तान कहिए, जो भी बने हुए हैं, वहां के प्रशासन को कौन संभाल रहे हैं? रॉबर्ट क्लाइव संभाल रहे हैं। लेकिन जैसे ही, अब पहला सवाल हो गया आपके, दूसरा सवाल हो गया आपके पास में कि भारत में पहला द्वैध शासन कहाँ लगाया गया? तो भारत में पहला द्वैध शासन लगाया गया बंगाल में। कहाँ लगा? बंगाल में पहला द्वैध शासन लगाया गया। बिल्कुल याद रखना, एकदम इंपॉर्टेंट है। कई बार डीप में जाकर के सवाल पूछा गया है कि पहला द्वैध शासन किसके समय लगा? रॉबर्ट क्लाइव के समय लगा। और बंगाल का शासक कौन है उस समय? तो उस समय बंगाल का शासक है नजमुद्दौला। लेकिन अब यहां तक आपको कहानी समझ में आ गई। अंग्रेजों के हाथ में बंगाल आ चुका है, राजस्व आ चुका है, दीवानी के अधिकार उन्होंने ले लिए अभी तक। लेकिन उन्होंने राजा नहीं बदला है, राजा वो खुद नहीं है। अभी उन्होंने शासन की सत्ता अपने हाथ में ले ली है। वो किंग मेकर की भूमिका निभा रहे हैं भारत में। कहां? भारत में बंगाल के प्रदेश में वो किंग मेकर की भूमिका निभा रहे हैं। इधर उन्होंने किसको हरा दिया? उन्होंने दिल्ली को हरा दिया है, उन्होंने अवध को हरा दिया है, और उन्होंने बंगाल के नवाब। तो मतलब अब सबसे ज्यादा जो विजेताओं की स्थिति में है वो कौन है? अंग्रेज हैं। अब अंग्रेजों के लिए कहा जाता है कि उन्होंने ये चला करके किया, या ऐसी परिस्थितियां बनी, जो भी बनी हमें उससे मतलब नहीं है, क्योंकि वो हमारा प्रश्न नहीं है। हमारा प्रश्न है कि हमारे संविधान का विकास कहां से होता है।
अब सबसे पहले 1772 तक ये खेल चलता रहा, द्वैत शासन, राजा कोई और, कभी मीर कासिम, कभी कौन, कभी जफर, तो इस तरह बार बार शासक बदलते रहे। लेकिन 1773 के आते ही लेकिन 1773 के आते ही अंग्रेजों ने यह तय किया कि अब शासन सत्ता हमें अपने हाथ में लेनी चाहिए। किसके हाथ में लेनी चाहिए? अपने हाथ में लेनी चाहिए। और अपने हाथ में लेने के लिए उन्होंने 1773 में, दोस्तों बिल्कुल पूरी तरीके से समझ लीजिए कि अब आपका सिलेबस या आपकी पढ़ाई अब एकदम शुरू होती है। और यहीं से हमें सवाल, कुछ बेसिक सवाल थे जो हमारे दिमाग में एकदम क्लियर होने चाहिए थे कि कहाँ से संविधान, कैसे संविधान आया, अंग्रेजों ने ऐसा क्या किया, वो सारी चीजें एकदम क्लियर थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए थी। हो सकता है आपको थोड़ा बोरियत लगाओ, लेकिन फिर भी वो समझना जरूरी है, क्योंकि बिना बेसिक के आप नहीं पकड़ पाएंगे। अब जैसे ही 1777 का समय आता है, अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जा कर लिया, राजस्व उनके हाथ में आ चुका है, राजस्व की चीजें उनके साथ में आ चुकी है। अब आपका जो पहला टॉपिक है जिससे सवाल आते हैं वो है संवैधानिक विकास। क्या है? संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास, यहां से हमें चीजें एकदम प्रॉपर, जहां से सवाल पूछे जाएंगे। तो अंग्रेजों ने यह तय कर लिया कि अब बंगाल हमारे कब्जे में है, हमने दिल्ली को हरा दिया, अवध को हरा दिया, बंगाल हरा चुके हैं। और सबसे बड़ी बात उनके पास में क्या हो गई? उनके पास में अर्थव्यवस्था उनकी मजबूत हो गई, उनके पास पैसा आ गया। भाई राजस्व इकट्ठा हो रहा है, लगान पूरे बंगाल, बिहार, उड़ीसा जो कि इतना उपजाऊ क्षेत्र था, सारी की सारी चीजें उनके पास में आ चुकी है। अब वो उसको इकट्ठा करने के लिए उनके पास पैसे की, जब पैसा होता है आपके पास में, जब आपकी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो आपका सारा प्रशासन अपने आप ही मजबूत हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से हम शुरुआत करते हैं 1773 का एक्ट। सबसे पहली शुरुआत हमारे संविधान की यहां से होती है। अब दोस्तों याद रखना, देखो हमेशा पहली चीज को याद रखा जाता है, इसे समाज की आप जो भी कहें कि सर ये पहला ही क्यों याद रखना है, दूसरा क्यों याद रखना है, देखो ऐसा एक क्रम बना हुआ है, इसलिए चीजें हमें पहले क्रम से याद रखनी ही पड़ती है। क्योंकि आप जब गिनती गिनते हैं तो एक कहना जरूरी है, आप 9 नहीं कह सकते। इसलिए पहली जो चीज है वो है 1 से। तो सबसे पहले हमारे देश में जो संविधान, मैंने आपको बताया धर्म के आधार पर नहीं, समाज के आधार पर नहीं, अब सबसे पहले कानून आएंगे विधि के हिसाब से। क्यों? क्योंकि अब ये प्रभाव पड़ कहां से रहा है? ये प्रभाव पड़ रहा है आपसे, क्योंकि आपके देश में कौन है? आपके देश में इस समय यूरोपीय हैं। कौन है? यूरोपीय शासक हैं। अंग्रेज कौन है? अंग्रेज यूरोप से आए। और मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूं कि यूरोप में ये काल कौन सा है? यूरोप में ये काल रेनेसा का काल है। रेनेसा मतलब पुनर्जागरण का काल वहां चल रहा है। वहां लोग अधिकारों की बात कर रहे हैं, राजतंत्र को समाप्त करने की बात कर रहे हैं। तो ये आया कहां से? ये अब जो शासक वहां से आ रहे हैं, इंग्लैंड से आ रहे हैं, तो वो इंग्लैंड की ही शासन व्यवस्था को यहाँ लागू करेंगे ना भाई, भारतीय समाज की व्यवस्था को लागू थोड़ी करेंगे। और उन्हें यहाँ का समाज समझ में भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि समाज में हो क्या रहा था अंग्रेजों के आने से पूर्व? अभी तक किसी ब्राह्मण के लिए अलग सजा है, शूद्र के लिए अलग सजा है, या जो भी हम उस समय समाज जातिगत आधारों पर बटा हुआ था, अलग अलग नियम उपनियम थे। तो अंग्रेजों ने सबसे पहले उन्होंने अपना एक काम किया। वैसे अंग्रेजों को इससे कोई मतलब नहीं था कि आपके यहाँ समाज में सुधार होता है नहीं होता है, आप संविधान बनाएंगे, क्योंकि इस तरह की उनकी कोई प्रणाली नहीं थी और वो नहीं चाहते थे ऐसा कुछ हो। लेकिन फिर भी क्या हुआ कि आप जब कोई गलत काम करें या अच्छा काम करें, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट आते ही आते हैं। तो इसी तरह अंग्रेजों ने अपने शासन को, किसके शासन को? अपने शासन को, उन्होंने द्वैत शासन को समाप्त कर दिया। रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि अब आप द्वैत शासन समाप्त कीजिए। और सबसे पहले 1773 में उन्होंने एक एक्ट बनाया। अब आप आ जाइए बिल्कुल, सबसे पहले उन्होंने बनाया रेगुलेटिंग एक्ट। कौन सा एक्ट बनाया? रेगुलेटिंग एक्ट। अब यहां से समझिए इस बात को, रेगुलेटिंग एक्ट क्या होता है। जैसे आप सीधे सीधे इस शब्द का मतलब समझिए, रेगुलेटर। आपने देखा होगा आपके घर में सिलेंडर होता है, सिलेंडर में क्या लगा होता है? रेगुलेटर लगा होता है। क्या लगा होता है? रेगुलेटर। तो रेगुलेट करने के लिए मतलब अपनी क्रिया विधियों को समझाने के लिए कि अब हम इस तरीके से शासन करेंगे, या हमारी ये पद्धतियां होंगी, लिखित होंगी, जैसी भी होंगी, वो सारी चीजें हमने कहाँ रखी? रेगुलेटिंग एक्ट। तो सबसे पहले उन्होंने रेगुलेट करने के लिए, क्या करने के लिए? रेगुलेट करने के लिए उन्होंने एक एक्ट बनाया, जो कि 1773 में बनाया। कब बनाया? 1773 में। तारीख हमें याद रखनी है,
1773 हमें सन याद रखना है। कब बना, कौन सा एक्ट बना। अब सवालों पे बिल्कुल क्लियरिटी के साथ आ जाइए, एक एक सवाल आपसे यहां से बार बार पूछा जाता है। और ये आपके टॉपिक्स का, पहले टॉपिक्स का जो आप कहते हैं कि सिलेबस जो सिलेबस है उस सिलेबस का ही पहला टॉपिक है संवैधानिक विकास। हमारी संवैधानिक यात्रा शुरू हो चुकी है एकदम। तो सबसे पहले अंग्रेजों ने क्या बनाया बंगाल पर अधिकार करने के बाद में, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। कौन सा एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेट करने के लिए, क्या करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए। सबसे पहले उन्होंने, अब इस एक्ट की कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है, उन्होंने क्या जीता। अभी देखो सवाल में आपको घुमा फिरा करके बार बार सवाल पूछे जाते हैं। सवाल पूछा जाएगा कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। उसमें आपको दे दिया जाएगा ऑप्शन कि वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, या फिर जनरल ये विलियम बेंटिक। लेकिन आपको याद रखना है कि अभी उन्होंने क्या जीता है, सिर्फ बंगाल जीता है। क्या जीता है, बंगाल जीता है। तीनों सवाल याद रखें। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, कब का एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग। कैसा एक्ट, रेगुलेट करने के लिए। कब, कहां पे लागू किया, बंगाल में लागू किया। तो जब बंगाल में लागू किया तो बंगाल में गवर्नर जनरल कौन है, गवर्नर जनरल। और गवर्नर जनरल के रूप में किसको रखा गया, ऑप्शन देंगे रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव नहीं है। सबसे पहले आपके गवर्नर जनरल हैं लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन है, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, पहला सवाल हो गया। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल। कहां के गवर्नर जनरल, देखो शब्दों का, यही शब्दों का और बेसिक का समझने का। अभी कहां जीता है, बंगाल में जीता है। 1773 का समय है, रेगुलेटिंग एक्ट बनाया है, बंगाल के लिए बनाया है। गवर्नर जनरल कौन है, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। अब देखो तीसरा सवाल यहां से बनता है कि इसने किया क्या। इसने ये किया कि कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को मान्यता प्रदान की। कौन से कार्यों को, व्यापारिक प्लस राजनीतिक। कौन से कार्य, प्लस राजनीतिक। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 1772 तक देश में, बंगाल में क्या चल रहा था, बंगाल में चल रहा था दोहरा शासन। राजा कोई और है, अर्थव्यवस्था किसी और के हाथ में। अंग्रेजों के हाथ में अर्थव्यवस्था थी और राजतंत्र का जो प्रशासन था वो राजा के हाथ में था। लेकिन 1773 में उन्होंने समाप्त कर दिया। व्यापारिक जितना क्षेत्र था वो भी उन्होंने अपने हाथ में रख लिया और राजनीतिक क्षेत्र भी उन्होंने अपने हाथ में रख लिया। अब चारों सवाल आपके सामने मैं बार बार दोहराऊंगा ताकि आपको बार बार याद होता चला जाए, यहीं याद हो जाए, बार बार नहीं पढ़ना पड़े। तो सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट, बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता प्रदान की गई। क्या किया गया, व्यापारिक कार्यों को मान्यता प्रदान की गई, मान्यता प्रदान की गई। बिल्कुल याद रखें इनको, एकदम बेसिक से हम चलेंगे। आपको मैं पूरी कहानियों के साथ में समझाता हुआ चलूंगा ताकि आपको संविधान एकदम समझता आता रहे, कैसे कैसे बदलाव हुए, क्यों क्यों बदलाव हुए, किस तरीके से भारत के लोगों को शामिल किया गया। सारी चीजें हम संवैधानिक विकास के क्रम में पढ़ेंगे एकदम। तो आपको समझ में आया। सबसे पहला, अब ये सबसे पहला एक्ट है जिसने बंगाल में गवर्नर को स्थापित किया। व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को स्थापित किया गया अंग्रेजों के द्वारा। अब अंग्रेजों ने स्पष्ट कह दिया कि लिखित कार्य होगा। कैसा कार्य होगा, लिखित कार्य होगा। कोई भी चीज मौखिक नहीं होगी, लिखित होगी। कैसी होंगी, लिखित होंगी। इसके बाद आगे बढ़िए, ये सारे कार्य हो गए, हेस्टिंग्स साहब बन गए। इसके बाद उन्होंने बनाया एक सुप्रीम कोर्ट। क्या बनाया, सुप्रीम कोर्ट। याद रखिएगा, बिल्कुल शब्दों पर ध्यान देना है, चीजों को एकदम चूक नहीं करनी है। कहते हैं ना कि सर सवाल ही गलत हो गया। सवाल गलत इसलिए हो जाता है क्योंकि आप शब्दों को ध्यान नहीं रखते हैं। क्यों, अब अंग्रेजों ने बंगाल में बनाया क्या था, सुप्रीम कोर्ट बनाया था। क्या बनाया था, सुप्रीम कोर्ट बनाया था। याद रखना है, सुप्रीम कोर्ट
ना कि संघीय न्यायालय। संघीय न्यायालय बनेगा 1935 में, जब 1935 का एक्ट आएगा तब बनेगा संघीय न्यायालय। अभी बना है सुप्रीम कोर्ट। तो चौथा प्रश्न आपका सुप्रीम कोर्ट का हो गया। इसके बाद उन्होंने, इसमें से अगला सवाल पूछा जाता है कि भाई पहली बार सुप्रीम कोर्ट बना है तो सुप्रीम कोर्ट में कौन न्यायाधीश था? तो इसके पहले न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे। कौन थे? एलिजा इम्पे। ये आपको याद रखना है कि पहले न्यायाधीश बंगाल के सुप्रीम कोर्ट के कौन थे? तो कौन थे? एलिजा इम्पे। और इनके साथ में 3 अतिरिक्त इनके सहायक जज थे। कौन थे? सहायक जज थे। तो आपसे संख्या पूछी जा सकती है कि साहब सुप्रीम कोर्ट में कितने लोग थे उस समय? तो एलिजा इम्पे और 3 सहायक जज उनके साथ में थे। और एक अंतिम सुधार इस समय किया गया कि कंपनी के अधिकारियों को निजी तौर पर कोई भी उपहार या व्यापार करने की अनुमति पर प्रतिबंध लगा दिया गया। देखो याद रखना ही पड़ेगा, इसका कोई उपचार नहीं है, आपको चीजें याद रखनी पड़ेंगी क्योंकि याद करना ही इसका उपचार है। अनुमति पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब हमारे पास में बंगाल के पहले एक्ट को लेकर के कितने सवाल हो गए कि बंगाल का एक्ट कब लागू हुआ? 1773 में। कब एक्ट लागू हुआ? 1773 में। कौन उसके गवर्नर जनरल थे? उसके गवर्नर जनरल थे बंगाल के, कहाँ के? बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसके बाद चीजों को कैसा किया गया? लिखित किया गया। चीजों को कैसा किया गया? लिखित किया गया। उस सुप्रीम कोर्ट के कौन प्रमुख जज थे? पहले उसके जज थे एलिजा इम्पे, और एलिजा इम्पे के साथ में 3 सहायक जज थे। कंपनियों के अधिकारियों को निजी भेंट या उपहार या निजी व्यापार करने पर क्या लगा दिया गया? प्रतिबंध कर दिया गया। और एक आखिरी पॉइंट और याद रखिए, बस इसका एक आखिरी पॉइंट और ध्यान रख लीजिए, इससे काम हो जाएगा आपका। कोई प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, यह मेरा आपसे वादा है। एक आखिरी प्रश्न कि बंबई प्लस मद्रास की जो प्रेसिडेंसी थी, बाद में आपको समझाऊंगा मैं प्रेसिडेंसी क्या होती है, कैसे थी प्रेसिडेंसियां। बंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसी को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। अब आपका इससे कोई प्रश्न नहीं छूटेगा। यह आपके संवैधानिक विकास की पहली यात्रा थी। तो अभी मैं इसी के साथ समाप्त करता हूं। अगली क्लास में हम फिर इससे आगे की यात्रा शुरू करेंगे, आपके साथ पूरी बात की जाएगी। शुक्रिया, धन्यवाद।